हेलो गाइस, माय नेम इज सी दर्शन ओझा एंड आज जो हम पढ़ने वाले वो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन टू जीएसटी उसका पार्ट नंबर 2 यानी डे 2 हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, तो लास्ट टाइम तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर जीएसटी टैक्स कितने टाइप के होते हैं, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कभी आया था और क्या क्या कौन सी डेट को नए नए लोगों ने रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में, केलकर टास्क फोर्स ने 2004 में, एंड देर आर सो मैनी थिंग्स जो अपने पी चिदम्बरम ने भी कुछ बोला था। तो पूरा हम लोगों ने डे 1 में रिवाइज किया था। ठीक है, डे 1 में हम लोगों ने उसको पढ़ लिया था और लास्ट में हम लोगों ने उसको रिवाइज भी कर लिया था। फिर हमने कुछ चीज़ें बताई थी कि सर सर्टेन थिंग्स जो आपको जाननी चाहिए वो भी हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ी थी। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी सर हम लोगों ने जीएसटी तो इंट्रोड्यूस कर लिया कि हाँ ये जीएसटी है और ऐसा ऐसा अपना प्रोसीजर रहेगा, बट एग्जैक्ट फ्रेमवर्क क्या है उसका। आप फ्रेमवर्क को स्ट्रक्चर्स बोल सकते हो, आप उसको ढांचा बोल सकते हो कि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है उसका। ठीक है, सुनना, अपने को मालूम है कि इंडिया कौन सा कंट्री है, फेडरल कंट्री है। कौन सा कंट्री है, फेडरल कंट्री, यानी यहाँ पे दो गवर्नमेंट काम करती है। कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, तो अपने को मालूम है कि रूल्ड बाय दी टू गवर्नमेंट एज स्टेट गवर्नमेंट सेकेंड गवर्नमेंट। तो जो इंडिया में मॉडल भी आया ना जीएसटी का, वो ड्यूल जीएसटी आया। कौन सा है आपका, ड्यूल जीएसटी मॉडल। ड्यूल जीएसटी में क्या होगा कि सर आपके विद इन द स्टेट दो लोग जीएसटी चार्ज करेंगे, एक चार्ज करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक चार्ज करेगा आपका स्टेट गवर्नमेंट। यानी आपके ऊपर दो टैक्स चार्ज किए जाएंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा और एक कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट। यानी पहले क्या था, पहले वैट था। जैसे मैं आपको नहीं मालूम होगा, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले वैट था। वैट में क्या होता है, जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के वैट को हम लोग क्या बोलते थे, एम वैट। क्या बोलते थे, एम वैट। सपोज महाराष्ट्र क्या बोलता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो 100 रुपये का, उसके ऊपर 5% वैट लगेगा। यानी 5% कितना होगा, 5 रुपया, और टोटल कितना हो जाएगा, 105। यस, तो ये जो 5 रुपया यानी पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के फंड में चला जाता था, पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के फंड में चला जाता था। बट अभी अपने को मालूम है कि जीएसटी अपना एक नेशन, वन नेशन और वन टैक्स, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी 100 है इस पे हम लोग 5% चार्ज करेंगे। तो ये आपका ड्यूल जीएसटी मॉडल है। कौन सा है, ड्यूल जीएसटी मॉडल। यानी ये केस में 2.5% अपना स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और 2.5% किसके पास जाएगा, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सर जीएसटी कौन सा मॉडल है, आपका ड्यूल मॉडल है। सुनना भी, इसको हम लोग पढ़ते आगे। इंडिया हैज एडॉप्टेड ड्यूल जीएसटी मॉडल, यानी दो टैक्स चार्ज होंगे, दो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी। ठीक है, इन व्यू ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अपन मैंने अभी आपको बोला फेडरल स्ट्रक्चर मतलब दो गवर्नमेंट रूल करती है। ठीक है, बहुत जगह ऐसा जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पे एक ही गवर्नमेंट रूल करती है, बट अपने इंडिया में दो गवर्नमेंट रूल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। Consequently, central and state simultaneously levy GST on taxable supply of goods और सर्विसेज और बोथ, बराबर ना। यानी वही रीजन से हम लोग क्या करेंगे, जो देखो 5%, ऐसा नहीं कि 5% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा 5% स्टेट गवर्नमेंट लेगी, वो नहीं है। 5% में से आपका आधा आधा हो जाएगा। 2.5% कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 2.5% कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यस, which takes place within a state or union territory, thus tax is imposed concurrently by the central and states। बराबर है, टैक्स कौन इम्पोज करेगा, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहला फ्रेमवर्क क्या उसका, ड्यूल जीएसटी। कौन सा आपका, ड्यूल जीएसटी। यस, यहाँ पे एक चीज और है, जीएसटी एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी अपने को ऑलरेडी सुना है कि सर अभी जम्मू एंड कश्मीर दो पार्ट में डिवाइड हो गए, तो जीएसटी पूरे इंडिया में क्या हो रहा है अभी एप्लीकेबल। ठीक है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट चलिए, अभी सर टैक्स कौन कौन से हैं, तो आपको टैक्स कौन से मिलेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, ये समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूँ, इसका पूरा डिटेल हम लोग आगे पढ़ने वाले। मैंने पहले ही बोला है कि जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं डेप्थ एनालिसिस हम लोग बाद में करने वाले पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में, बट तो भी यहाँ के लिए मैं समझा देता हूँ। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि सर अपने पास ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक आपका जो ट्रांजैक्शन होगा वो होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन,
इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, यस। एक आपका कौन सा होता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, एक आपका होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। एक कौन सा होता है आपका, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, वो क्या बोलता है कि सर आप ऐसा ट्रांजेक्शन जो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपके जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने गुड्स गुजरात से महाराष्ट्र बेचा तो ये मेरा कौन सा ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। महाराष्ट्र से मैंने गोवा बेचा, ये भी मेरा कौन सा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अभी सुनना, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जो आप विद इन स्टेट करते हो। क्या करते हो आप, विद इन स्टेट करते हो, एक ही स्टेट में आप एक ही स्टेट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, दैट इज आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, सुनना अभी ध्यान से। तो वो क्या बोलता है कि अगर आपने एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन किया है तो वहां पे टैक्स दो गवर्नमेंट लेके जाएगी, एक कौन सा, सीजीएसटी, एक कौन सा आपका एसजीएसटी। यानी दो टैक्स हम लोग इम्पोज करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने महाराष्ट्र के अंदर अंधेरी से बोरीवली कोई भी गुड्स बेचा है, तो वो केस में आप महाराष्ट्र के अंदर ही गुड्स बेचा है, तो वो जो भी ट्रांजैक्शन है दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। और वो केस में क्या होगा, दो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, सेंट्रल और स्टेट, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इनका भी अलग से सेपरेट एक्ट बना हुआ है, सीजीएसटी एक्ट 2017 और एसजीएसटी एक्ट 2017। अभी से स्टेट अपने पास जितने हैं उतना उनका एक्ट बना हुआ है। ठीक है, यस, यानी हर एक स्टेट का अलग अलग एक्ट है, बहुत छोटा सा एक्ट है। अगर मैं इंपॉर्टेंट देता हूं तो वो हमेशा आपका कौन सा रहेगा, सीजीएसटी एक्ट। यस, ये बहुत बड़ा एक्ट है। ठीक है, एसजीएसटी एक बहुत छोटा सा एक्ट है। यस, अभी सुनना, सर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स बेचा, कहाँ से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपने क्या किया है, गुड्स बेचा है। ठीक है, तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या बोला है कि वो केस में आपको चार्ज क्या करना है, आईजीएसटी। क्या चार्ज करना है आपको, आईजीएसटी चार्ज करना है। ये अपने पास एक और एक्ट है, आईजीएसटी एक्ट 2017। यानी अगर मैं कोई गुड्स गुजरात से मैं राजस्थान बेच रहा हूँ, या फिर राजस्थान से महाराष्ट्र बेच रहा हूँ, या फिर महाराष्ट्र से पंजाब बेच रहा हूँ, तो ये ट्रांजैक्शन आपका कौन सा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। कौन सा आपका, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो हम लोग क्या चार्ज करेंगे, हम लोग चार्ज करते हैं आईजीएसटी। क्या चार्ज करते हैं हम लोग, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अभी सुनना, थोड़ा सा इसको अगर मैं एलाबरेट करता हूं तो वहां पे आप, हम लोग सब आगे पढ़ने ही वाले हैं, तो वहां पे आपको मिलेगा, सर अगर अपने इंडिया में यूनियन टेरिटरी भी है, अपने इंडिया में यूनियन टेरिटरीज बराबर, यस, सब हम लोग आगे पढ़ने वाले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर यूनियन टेरिटरी अपने इंडिया में है, तो अगर मैं विद इन द यूनियन टेरिटरी बेचता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अपने इंडिया में एक यूनियन टेरिटरी है, वो है आपका अंडमान एंड निकोबार। आगे सब कुछ पढ़ने वाले हैं, निकोबार। ठीक है, अभी सर अंडमान एंड निकोबार में मैंने क्या किया, गुड्स बेचा है। मैंने क्या किया, गुड्स बेचा, यानी यहाँ पे जो बंदा है और यहाँ पे जो बंदा है दोनों सेम ही यूनियन टेरिटरी के हैं, अंडमान एंड निकोबार के। इसने इसको गुड्स बेचा, इसने क्या किया, इसको गुड्स बेचा है। तो देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन विद इन द यूनियन टेरिटरी हुआ है, तो यहाँ पे एक टैक्स तो आने ही वाला है, कौन सा, सीजीएसटी। कौन सा आने वाला है, सीजीएसटी टैक्स तो आपको लगेगा ही। बट अपन जब विद इन द स्टेट बेचते थे वो टाइम पे कौन सा टैक्स चार्ज होता था, एसजीएसटी। कौन सा चार्ज होता था, एसजीएसटी। बट अभी एसजीएसटी चार्ज नहीं होगा, अभी आपका कौन सा चार्ज होगा, यूटीजीएसटी। कौन सा चार्ज हो जाएगा आपका, यूटीजीएसटी एक्ट चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यस। तो अभी हमारे पास देखो, एक तो आईजीएसटी एक्ट आ जाएगा, एक सीजीएसटी। इंपॉर्टेंट एक्ट आपके यही है, आईजीएसटी और सीजीएसटी।
SGST जितने स्टेट है उनका रिस्पेक्टिव एक्ट है अपने पास, और कौन सा आ जाएगा, UTGST। सर UTGST कब भी आएगा, जब आप विद इन द यूनियन टेरिटरी कोई भी गुड्स बेच रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, विद इन द यूनियन टेरिटरी क्या कर रहे हो, आप कोई भी गुड्स बेच रहे हो, तो वो टाइम पे हम लोग क्या चार्ज करेंगे, UTGST। क्या चार्ज कर देंगे हम लोग यहाँ पे, UTGST, ठीक है। यस, तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। याद रखना विद इन स्टेट 2 टैक्स, CGST SGST, वे अपना आउटसाइड स्टेट यानी इंटर स्टेट में एक ही टैक्स, IGST, ठीक है। यस, IGST क्या होता है, कैसे चार्ज करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि नॉर्मल फ्रेमवर्क ऑफ GST। उसके बाद में सर यूनियन टेरिटरी के अंदर में बेच रहा हो तो आपको क्या चार्ज होगा, CGST तो होने वाला है। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा रूल करती है, बट वहाँ पे UTGST एक्ट क्या हो जाएगा, चार्ज लगेगा, ठीक है। यस, यानी वहाँ पे SGST विल बी रिप्लेस्ड बाय UTGST, ठीक है। अभी सुनना, बहुत जन के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल लेता हूँ कि अंडमान एंड निकोबार अपना एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इसको मैं रफ कर लेता हूँ, अंडमान एंड निकोबार अपना एक यूनियन टेरिटरी है, और सेकंड में और नाम लेता हूँ, एक और है यहाँ पे लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप, दिख नहीं रहा है, हाँ, लक्षद्वीप, ठीक है। यस, ये अपना क्या है, एक और यूनियन टेरिटरी है। अभी सुनना यहाँ पे, सर मैंने क्या किया, अंडमान एंड निकोबार से लक्षद्वीप को गुड्स बेचा, किसको बेचा मैंने, लक्षद्वीप को गुड्स बेचा है, ठीक है। तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या बोला है कि देखो, जब आप विद इन द यूनियन टेरिटरी कोई भी गुड्स बेच रहे हो, यानी अंडमान के अंदर ही आप गुड्स बेचो, आपको चार्ज कौन सा होगा, CGST और UTGST। बट जब आप एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में गुड्स बेच रहे हो, तो ये आपका इंटर का एग्जांपल है, कौन सा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटर यूनियन टेरिटरी। तो वो केस में आपको हमेशा क्या चार्ज होगा, IGST। क्या चार्ज होगा, IGST, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, इसको मैं वापस एक बार अब करके पूरा कंक्लूजन डाल देता हूँ कि सर अगर यूनियन टेरिटरी मैंने ट्रांजैक्शन किया है विद इन यूनियन टेरिटरी और फ्रॉम वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी, तो अगर मैंने विद इन बेचा है ना, तो हम लोग क्या चार्ज करेंगे सर, हम लोग चार्ज करते हैं CGST एंड UTGST। बट अगर मैं एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में बेच रहा हूँ, तो हम लोग क्या चार्ज करेंगे यहाँ पे, आपका IGST। क्या चार्ज करेंगे हम लोग यहाँ पे, आपका IGST। ये सो इज दैट क्लियर, ठीक है। सुनना अभी, तो यहाँ पे ये उनका फ्रेमवर्क, अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, समझ आएगा। GST इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स, बराबर ना, यानी जहाँ पे गुड्स का डेस्टिनेशन, जहाँ पे कंज्यूम होता है ना, वहाँ पे तुमको टैक्स पे करना है, ठीक है। यस, ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, डीमार्ट गए, डीमार्ट से हम गुड्स लेके आगे कंज्यूम किया, तो मेरे को महाराष्ट्र में क्या करना है, टैक्स पे करना है, ठीक है। यस, एज वी ऑल नो, कोई यहाँ पे भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। GST जैसे एग्जांपल लेते, किधर से भी गुड्स लाया रहेगा, बट अगर मैंने विरार में कंज्यूम किया है, अगर मैंने मुंबई में कंज्यूम किया है, तो मेरे को टैक्स मुंबई में ही भरना पड़ेगा। अल्टीमेटली हम डीमार्ट को पूरा पैसा दे के आते हैं वहाँ पे, ये ले भाई तेरा पैसा, ठीक है। तो अपन ने टैक्स भी तो दिया, और टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। क्यों, क्योंकि मैंने गुड्स कंज्यूम कहाँ पे किया है, महाराष्ट्र में कंज्यूम किया। तो एज वी ऑल नो GST इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। यस, जहाँ पे कंज्यूम होगा वहाँ पे आपको टैक्स भरना है, ठीक है। सुना, GST in India comprises central goods and service tax levied and collected by the central government, state goods and service tax levied and collected by the state government, UTGST levied and collected by the union territory, and लास्ट में IGST। IGST के लिए हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी वो वही बोल रहा है कि जो रिस्पेक्टिव टैक्स हम लोग चार्ज कर रहे हैं ना, ये टैक्स पर्टिकुलर गवर्नमेंट चार्ज करती है। पहले क्या था, सब लाया, महाराष्ट्र ने पूरा पैसा कमाया, टैक्स से पूरा पैसा खा लिया वैट का। बट ये वाले केस में अभी क्या मालूम है, ये वाले केस में वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, अभी आपको क्या करना है, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो आपको 2 टैक्स डालना है, CGST और SGST, जो भी केस है, या फिर CGST और UTGST या फिर IGST। यस, तो अपने पास टोटल 4 टैक्स है, CGST, SGST, IGST और UTGST। तो होप सो वो ट्रांजैक्शन पार्ट वाला हमको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने क्या बोला था कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई, तो हम लोग क्या चार्ज करते हैं, IGST। क्या चार्ज करते हैं, IGST। यस, और सर IGST यानी एक ही टैक्स,
यस जैसे रेट 18% है तो मैं 18% पूरा का पूरा कहाँ पे डाल दूंगा, IGST में। बट अगर मैंने विद इन द महाराष्ट्र या विद इन द स्टेट बेचा है तो वो केस में 18 का आधा किसको जाएगा, सेंट्रल को, और आधा किसको जाता है, अपना स्टेट को। ठीक है, यस। चलिए, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क यानी वो क्या बोलते हैं, देखो हर एक का कोई ना कोई एक्ट बना हुआ है। CGST एक्ट एक है क्योंकि अपने पास गवर्नमेंट एक है, SGST एक्ट बहुत सारे क्योंकि अपने पास स्टेट ज़्यादा है। ठीक है, यस। और UTGST जितने उतने आपके क्या रहेंगे, UTGST एक्ट रहेंगे। ठीक है, यस और नो, बराबर। बट बेसिक फीचर्स, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, एप्लीकेबिलिटी, कैसे चार्ज करना, वो सब सेम ही रहता है। ठीक है, बट सर्टेन पावर्स उनके अंदर दिए होते हैं कि आप चाहो तो पावर यूज कर सकते हो, यस और नो, बराबर। तो ये आपको एक बार देख लेना, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सुना यहाँ पे उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, वो कौन सा था, HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सुनना अभी, यस। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है मालूम है, अपने इंडिया में गुड्स बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं और इंडिया में अराउंड बहुत सारे 4000 से ऊपर के गुड्स इंडिया में बिकते हैं, यस। अब ऐसा नहीं कि ब्रिटानिया अलग गुड्स हो गया, नहीं, ब्रिटानिया, पार्ले जी सब एक ही है क्योंकि उनका मेन काम क्या, बिस्किट्स का है, यस। जैसे डेयरी वाला अमूल हो गया, चितले वाला हो गया, फिर आप जो भी आप बोलते हो, बराबर, गोकुल हो गया, जो भी दूध है तो उनका मेन काम डेयरी वाला है। तो उनके लिए ऐसा नहीं कि अमूल के लिए कोड ये रहेगा, इसके लिए कोड ये, यानी सब प्रोडक्ट को मिला के अराउंड 4000 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट इंडिया में हर दिन पे प्रोड्यूस, बाइंग एंड सेलिंग होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया मालूम है, सबका एक पर्टिकुलर कोड दे दिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HSN कोड। क्या बोलते हैं हम लोग, यानी जैसे डेयरी वाला है तो डेयरी प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने कोड दिया रहेगा 4105678221, 8 डिजिट का आपका कोड होता है, यस। यानी ये कोड जैसे मैं डाल दूंगा यानी गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आपने ट्रांजैक्शन कौन सा किया है, डेयरी प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन किया है। जैसे मोबाइल का है तो मोबाइल का भी अलग से कोड रहेगा, वो कोड आप डाल दो अपने इनवॉइस में तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा कि आपने क्या सेल किया है, मोबाइल सेल किया है, यस और नो। तो उन्होंने क्या किया, अभी ये टाइम पे HSN कोड इंट्रोड्यूस किया GST में। ठीक है, यानी जहाँ पे आप कौन सा क्वांटिटी कितना बेचा है और कितना कोड, यानी कोड डाल दिया अपने को मालूम पड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन डालो या मत डालो, जैसे कोड डाल दे मालूम पड़ जाएगा आपने मोबाइल रिलेटेड कुछ बेचा है। ठीक है, यस, बराबर। अभी सर जो शेड्यूल रेट्स है, बराबर ना, GST की रेट्स क्या क्या है, GST कितना चार्ज होता है, 5%, 10%, जो भी आप बोलते हो, 18%, 28%, तो वो कहाँ पे दिया आपने को, फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, बराबर, यस और नो। याद रखना GST की रेट्स, GST की रेट्स वो कहाँ पे दिया, यानी कौन से गुड्स पे कितना GST चार्ज होगा, पूरा गुड्स का डिटेल दिया, HSN वाइज कोड ये है, ये गुड्स में ये आ जाएंगे, बराबर ना, और लास्ट में इतना रेट उसको लगेगा। तो आपको कभी कभार रेट देखना हो, मेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल के लिए कौन सा कोड है, कोड में जाओ, कोड के सामने आपको दिया रहेगा कि इसका रेट ये है। ठीक है, तो कहाँ पे दिया है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीटा कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, यहाँ पे आपको रेट का डिटेल पूरा दिया हुआ है। ठीक है, यस। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिशन स्कीम, ये आगे पूरा एक चैप्टर है, हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं इतना ही बोलता हूँ, कंपोजिशन स्कीम क्या होता है कि जो छोटे छोटे लोग हैं ना उनको GST भरना बहुत तकलीफ है, यानी आउटपुट इनपुट सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। आप लो किसी बंदे को रखो, बराबर, तो उनको एक रिलीफ दिया हुआ है कि आप ऐसा कीजिए, जो भी आपका टर्नओवर है उसका एक परसेंटेज भर दीजिए, बस खत्म कर दिया, आपको कुछ भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सेल्स ले लो, सेल्स मल्टीप्लाई बाय सर्टेन परसेंटेज, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यस सर, इससे आगे जो भी रहेगा हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। कंपोजिशन स्कीम पूरा एक अलग से टॉपिक है, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्ट क्या है। ठीक है, यस। चलिए, रजिस्ट्रेशन, ये भी मैं बोला अलग से आपका सेपरेट क्या है टॉपिक है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि देखो सर्टेन ट्रांजैक्शन से आप ज़्यादा एक्सीड कर गए, यानी आपका सेल्स सर्टेन लिमिट से एक्सीड हो गया, अपने यहाँ पे कितना है, 10 लाख है, 20 लाख है और 40 लाख। अभी के लिए मैं इतना ही बोलता हूँ कि अगर 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख से आपका सेल्स टर्नओवर एक्सीड हो जाता है तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी इन शॉर्ट आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, यस। अभी के लिए इतना ही बोलता हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ भी मत देखना। ठीक है, एग्जेम्पशन ये भी आपका अलग से सेपरेट टॉपिक है, यानी देखो GST हर किसी पे नहीं लगेगा, सर्टेन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे है जो किसी को प्रमोट करना है। जैसे हम लोगों ने टैक्स में पढ़ा था एग्जेम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग 32 AD हम लोगों ने पढ़ा था,
35AD हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहाँ पे वो सब क्यों दे रहे हैं डिडक्शन, ताकि क्या हो, इंडिया में बिजनेस क्या हो, प्रमोट हो, क्या हो, इंडिया में बिजनेस प्रमोट हो। तो वही रीज़न है जीएसटी में भी क्या दे रहे हैं, एग्जेम्पशन दे रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, वहाँ पे कभी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपने को मालूम है वो सेक्टर को अपने को प्रमोट करना है। वो क्या करना है, सेक्टर को प्रमोट करना है। किसी ने एम्बुलेंस का फैसिलिटी दिया है तो वो सर टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कभी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। यस, यानी आपका जो अमाउंट है वो आप ले सकते हो, पर जीएसटी उस पर कभी चार्ज नहीं होगा। क्यों कर रहे हैं, टू प्रमोट सच फैसिलिटी। वो फैसिलिटी को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो ये सब एग्जेम्पशन लेके आ रहे हैं। इसका भी सेपरेट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अगर अभी पढ़ाएंगे तो हम लोग, इसके लिए अपना एक चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट। कौन सा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कैसे हम लोग क्या लेते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी जीएसटी में हम लोग जब टैक्स कलेक्ट करते हैं, सामने पे करते हैं, तो व्हाट आर द एग्जैक्ट प्रोसीजर, वो हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। यस, यानी ये आपके चैप्टर ऑलरेडी छोटे छोटे चैप्टर है। रजिस्ट्रेशन आपका छोटा चैप्टर है, कंपोजिशन स्कीम भी आपका छोटा चैप्टर है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट छोटा है बट इंपॉर्टेंट है। आपको दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, एग्जेम्पशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। यस, अभी के लिए मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ये हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, जब हम लोग ये चैप्टर खुद करने वाले हैं, ठीक है। यस, सुनना भी, सब एग्जाम्पल आपको वहाँ पे ही कवर होंगे। चलिए सर, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मैंने बाइंग एंड सेलिंग कर लिया, अभी मैं ये सब डिटेल का करूँगा क्या। तो उन्होंने क्या किया, जीएसटी कॉमन पोर्टल बराबर ना, यस, जो क्या www.gst.gov.in, gst.gov.in बराबर। तो उन्होंने क्या बोला है कि आपका पूरा डिटेल आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा जीएसटी कॉमन पोर्टल पे, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट के पास पूरा अपना डेटा चला जाए, ठीक है। यस और नो। Before GST, since the central and state indirect tax administration worked under different laws, regulation, procedure and formats. Yes, अभी आप अगर देखोगे ना, अभी भी जी वैट की साइट बननी हुई है, एम वैट करके है, महाराष्ट्र वैट, आप वो साइट पे जाना। यस, आप एम वैट की साइट पे जाइए, आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बोल दो, आप पूरा का पूरा डिस्प्ले बोल दो, पूरा का पूरा प्रोसीजर अलग दिखेगा। यानी वहाँ पे आपको किसी दूसरे टैब में जाना पड़ेगा, फिर जाके कोई दूसरा ओपन होगा। जैसे आप गुजरात वैट में जाते हो, जी वैट में, कहाँ पे जा रहे हो, जी वैट में, तो वहाँ पे भी आपको अलग पूरा एक बोलते ना, अलग डिफरेंट टाइप से दिखेगा, डिफरेंट लॉज रहेंगे, स्टेट के अलग अलग लॉ रहते हैं। यस, उसके बाद में आप आर वैट जाओ, राजस्थान वैट में जाओ, आप यूपी वैट में जाओ, तो सब जगह आपको अलग अलग साइट मिलेगा, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन मिलेंगे, अलग अलग ड्यू डेट्स मिलेगी। राजस्थान का कुछ अलग ड्यू डेट रहेगा, गुजरात का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, तो वो टाइम पे तकलीफ तो बहुत होती थी। यस, यानी आपको अगर एक साथ में 3 जगह काम करना है, तो आपको तीनों का अलग अलग नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था। बट जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या हो गया, अभी ये सब हट गया है। यानी अभी आपको पूरा का पूरा रिपोर्टिंग किसको करना है, जीएसटी कॉमन पोर्टल में करना है, जहाँ पे ड्यू डेट सेम रहेगी। हाँ, भले ही एक्सटेंड होती जा रही है, भले ही जीएसटी अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बट ड्यू डेट सेम थी। अगर एक्सटेंड भी होगी तो सबके लिए सेम ही होने वाली है। यस और नो, बराबर। उसके बाद में Besides, GST is a destination-based tax. The interstate trade of goods and service needed a robust settlement of mechanism amongst the state and the center. ठीक है, ये सुनो, सुनना भी। सर, हम लोगों ने क्या बोला मालूम है, कि जो आपका GST है ना, ये आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कौन सा आपका, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। यस, यानी जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, वो गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना है। जैसे मैं पहला एग्जांपल देता हूँ कि सर ये अपना सपोज क्या है, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में एक एरिया है विलेपाले, अभी वो फैक्ट्री नहीं है वहाँ पे, और यहाँ पे क्या बनता था, पार्ले जी मैन्युफैक्चर होता था, ठीक है। यस, अभी पार्ले जी मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र में। पूरा का पूरा गुड्स कंज्यूम कहाँ पे हुआ, सपोज पूरा का पूरा गुड्स कंज्यूम हुआ है महाराष्ट्र में, एक और एरिया है विरार करके,
विरार में क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, ठीक है, यस। तो डेस्टिनेशन उसका कौन सा है, विरार है। तो ये पूरा का पूरा जीएसटी किसको जाएगा, महाराष्ट्र, यानी दो गवर्नमेंट को बढ़ता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यस, देखो सेंट्रल तो लेने वाली है तो उसको कोई तकलीफ नहीं था, एसजीएसटी, चलो ठीक है। ये एसजीएसटी पूरा कौन से अकाउंट में जाएगा, महाराष्ट्र के अकाउंट में चला जाएगा, महाराष्ट्र के अकाउंट में चला जाएगा, आपका ये हिस्सा है आप ले लो, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं था। अभी सुनना, सेकेंड, ये है आपका महाराष्ट्र और यही अपना पाले जी। अभी महाराष्ट्र वाले ने गुड्स किसको बेचा, गुजरात वाले को। गुजरात में अपना एक बंदा था मिस्टर सी, उसने पाले जी कंज्यूम किया, पाले जी क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, खा लिया उसने, ठीक है। ऑब्वियसली सब पाले जी खाया, जैसे एग्जांपल लेते 100 रुपये का पाले जी खाया, इस पर जीएसटी बनता है 5, टोटल कितना दिया 105। तो मेरे को ये बोलो कि 5 रुपया किसके पास जाने वाला है, सर ये 5 रुपया किसके पास जाएगा, ऑब्वियसली गुजरात गवर्नमेंट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, गुजरात गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि कंज्यूम कहाँ पे हुआ है, गुजरात में। कंज्यूम कहाँ पे हुआ है, गुजरात में हुआ है, और ये पूरा का पूरा पैसा किसके पास जाएगा, गुजरात के पास जाएगा। अभी गुजरात के पास गया तो महाराष्ट्र वाला तो यार थोड़ा टेंशन में होगा, यस। वो क्या बोलता है कि यार पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग किया मैंने, पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग मैंने किया, मैंने इसको बेचा और इसने आगे कंज्यूमर को बेचा और कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, तो पूरा का पूरा जीएसटी है, अच्छा खासा जीएसटी किसके पास चला गया, गुजरात के पास, जो कि गलत है। तो उन्होंने क्या बोला गवर्नमेंट ने, ठीक है ऐसा करते, कोई भी इंटर स्टेट पे हम लोग क्या चार्ज करेंगे, आईजीएसटी, क्या चार्ज कर देंगे हम लोग, आईजीएसटी, ठीक है, यस। ये आईजीएसटी ना तो सेंट्रल के अकाउंट में जाएगा ना रेस्पेक्टिव स्टेट के अकाउंट में, ठीक है, यस। यानी ये पहले जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में, कहाँ पे जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। यानी जब भी आप आईजीएसटी पे करोगे वो एक सेपरेट अकाउंट में जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और उसके बाद में ये हम लोग किसको बांट देते हैं, सीजीएसटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को रेस्पेक्टिवली। यानी स्टेट में दोनों आ जाएंगे, गुजरात और महाराष्ट्र, दोनों को हम लोग रेस्पेक्टिवली जो भी उनको अच्छा लगता है वो हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है, यस और नो। तो उनको मालूम है कि यार गुजरात, ऑब्वियसली देखो महाराष्ट्र से पाले जी जब बेचा जाएगा तो कम प्राइस में बेचा जाता है, बट पूरा का पूरा गुड्स कंज्यूम कहाँ पे हो रहा है, सर पूरा का पूरा गुड्स कंज्यूम कहाँ पे हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, ठीक है, यस। तो ऑब्वियसली गुजरात वाला क्या करेगा, पूरा का पूरा गवर्नमेंट गुजरात को देगा, यस। तो उन्होंने बोला कि ये तो तकलीफ होने वाली है, फिर जब आप गुड्स गुजरात में खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन कहाँ पे, गुजरात में हुआ, तो आपको पेमेंट किसको, गुजरात वालों को करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि ये तो प्रॉब्लम है, फिर महाराष्ट्र वाला गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, पूरा का पूरा टैक्स का रेवेन्यू गुजरात को जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक रिजॉल्व लेके आए कि चलो ऐसा करते हैं, हम लोग जो भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा ना उस पर हम लोग क्या चार्ज करेंगे, आईजीएसटी। आईजीएसटी पूरा का पूरा किसके अकाउंट में जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, रेस्पेक्टिव स्टेट्स में क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है। यानी कोई भी झगड़े वाली बात नहीं है, यस। चलिए, मैंने आपको बोला कि ऑलरेडी क्या है, www.gst.gov.in, ये आपका साइट है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, यस। कैसे फाइल करना है, क्या क्या अमेंडमेंट है, क्या क्या जीएसटी का एक्ट है, यस, जो आपका लॉगिन सब आपको वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, यस और नो। ये ऐसा कुछ दिखता है, बाकी कुछ नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, कोई एग्जाम में ऐसा नहीं पूछते, खाली अपने नॉलेज के लिए बोला हुआ है। होम है आपको, क्या क्या सर्विसेज है, जीएसटी लॉ है, क्या क्या लॉ है, डाउनलोड, कोई नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नए नए नोटिफिकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हो। सर्च टैक्स पेयर, आप किसी को टैक्स पेयर को ढूंढना है कि मेरा ये जीएसटी नंबर है किसके नाम का है, तो आप वहाँ से ढूंढ के वो टैक्स पेयर का नाम भी निकाल सकते हो। कोई भी हेल्प चाहिए, और ई वे बिल सिस्टम, ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यस। चलिए, चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंपेंसेशन सेस। A GST compensation cess at a specified rate has been imposed under the Goods and Service Tax Compensation to State Cess Act 2017 on the specified luxury items or demerit goods like pan masala, tobacco, aerated waters, motor cars computed on the value of taxable supply. Compensation cess is leviable on intra-state supply and interstate supply with the view of provide compensation to the state for the loss of revenue arising on account of implementation of GST। ठीक है, सुनना भी, देखो वो क्या बोल रहे, सिंपल सा, देखो ये मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ बिफोर जीएसटी की, किसकी बात करता हूँ मैं, बिफोर जीएसटी की, और ये मैं बात करता हूँ आपके आफ्टर जीएसटी की, ठीक है।
बिफोर की और आफ्टर की। बिफोर में क्या होता था कि अगर महाराष्ट्र में मैंने 1 लाख का गुड्स बेचा, कितने का, 1 लाख का, जिस पे वैट लगता था सपोज 14%, कितना आ जाएगा 14,000। टोटल आपका कितना हो जाएगा 1,14,000, ठीक है, कितना हो गया आपका 1,14,000। अभी सुनना सर, ये 1,14,000 आपका हो गया तो पूरा का पूरा 14,000 किसके अकाउंट में जाएगा, महाराष्ट्र के अकाउंट में, यानी महाराष्ट्र के पूरा का पूरा वैट उसका कलेक्ट हो जाता था। आफ्टर जीएसटी क्या हुआ कि अगर आपने 1 लाख का गुड्स विद इन स्टेट बेचा है तो आपको 2 लोगों को बांटना पड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी कितना 7%, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आधा आधा हो जाएगा, ऐसा रेट नहीं है बट 7% कितना होता है 70,000 और 70,000, टोटल कितना हो जाएगा 1,40,000। अभी महाराष्ट्र वाला क्या बोलेगा यार कि मतलब मेरे पास कितना आ रहा है 70,000 ही आ रहा है, मेरे पास कितना आ रहा है 70,000 आ रहा है। तो वो केस में सर मेरा रेवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले में पूरा का पूरा 1,40,000 मेरे अकाउंट में चला जाता था, अभी कितना हो रहा है 70,000 रुपीज़ ही मेरे अकाउंट में जा रहा है। तो ये तो सर मेरा नॉर्मली क्या हो रहा है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हमारा टैक्स कम हो रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है आप ऐसा कीजिए, जो भी लग्जरी आइटम्स है और जो भी आपके डीमेरिट गुड्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सिन गुड्स, बराबर ना, यस, पान मसाला टोबैको, ठीक है, तो उस पर आप एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कीजिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेस, कंपेंसेशन सेस, यस, आप वो चार्ज करो, उससे कमा लो, ठीक है। यानी जो भी आपका यहाँ पे रेवेन्यू लॉस हो रहा है ना, उसका कंपेंसेट मैं आपको यहाँ से करने को देता है। लग्जरी आइटम देखो, लोग खरीदने वाले तो खरीदने ही वाले हैं, कितना भी बोल दो, मोटिवेट कर लो कि भाई सिन गुड्स, पान मसाला टोबैको नहीं खाना है, लोग खरीदेंगे ज़्यादा, तो वहाँ से तुम रिकवर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी वो क्या बोलते हैं कि जो आपको इम्प्लीमेंशन ऑफ जीएसटी से जो आपका रेवेन्यू लॉस हो रहा है, आप वहाँ से रिकवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यस और नो, बराबर, कोई तकलीफ। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जीएसटी और टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यस, अपने को मालूम है जीएसटी लेविड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो भी आप इंडिया में गुड्स एंड सर्विस बेचोगे तो आपको वहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है, यस। बट देर आर सर्टेन गुड्स जहाँ पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, जैसे एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इंसान के पीने के लिए दारू, अगर कोई इंसान दारू पी रहा है तो उसको वहाँ पे उसके दारू पे कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, यानी वो जीएसटी एक्ट के अंदर ही नहीं है, यस, बराबर, याद रहेगा। अभी भी उनके ऊपर क्या चार्ज होता है, एक्साइज ड्यूटी, यानी यहाँ पे अभी भी क्या चार्ज होता है, एक्साइज ड्यूटी और स्टेट का वैट, या फिर एक और आता है सीएसटी। अभी भी क्या हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, ठीक है, क्या चार्ज हो रहा है, एक मिनट, सीएसटी, यस, यानी उस पे गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग अभी भी अल्कोहलिक लिकर को जीएसटी के स्कोप में लेके नहीं आ रहे, उस पर अभी क्या चार्ज करो, जो भी पहले चार्ज होता था, एक्साइज ड्यूटी, वैट और सीएसटी, ठीक है, यस और नो। उसके बाद में पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, इन पे भी अभी भी जीएसटी के स्कोप में नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या चार्ज होता है आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जो वैट और आपका सीएसटी, यस और नो, बराबर। उन्होंने क्या बोला कि जब हम नोटिफाई करेंगे ना, ये गुड्स को इंक्लूड कर देंगे, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज कर लेंगे, ठीक है, बट अभी तक चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। पहला कौन सा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये तो अपने खुद को मालूम है कि स्टेट वाइज ये क्या अथॉरिटी दी हुई है, ठीक है, तो अभी तक जीएसटी के परव्यू में लेके नहीं आए, आप क्या करो अपने हिसाब से चार्ज करो, ठीक है, यस। सेकेंड, पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, ठीक है, तो ये भी अभी जीएसटी के एरिया में नहीं है। जब भी गवर्नमेंट बोलेगी कि आज से ये सब जीएसटी के एरिया में आ गए, तब जाके वो जीएसटी में इंक्लूड होंगे, अदरवाइज वो इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं टोबैको। टोबैको इज विद इन द पर्व्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी इज लेविएबल ऑन टोबैको, यस, टोबैको पे जीएसटी लगता है, बट अभी हम लोग क्या पढ़ा कि आगे उसके ऊपर कंपेंसेशन सेस भी लगता है, उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, यस, क्योंकि ये सब ऐसे प्रोडक्ट है जिन पे टैक्स लगाना बहुत ज़रूरी है।
तो उसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज होता है, और अगर टोबैको मैन्युफैक्चर कंपनी है तो वो अपना एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज करेगी, ठीक है। यस, यानी टोबैको पे क्या क्या चार्ज होता है सर, एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज होगी और जीएसटी भी क्या होगा, चार्ज होगा। यस, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, बराबर। नेक्स्ट, further real estate sector has been kept out of ambit of GST, that is GST will not be levied on sale or purchase of immovable property। अगर सपोज मेरा घर है तो अगर मैं मेरे घर को बेच रहा हूँ, मेरे घर को मैं क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो मेरे को जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। बट हाँ, कोई बिल्डर कंस्ट्रक्शन करके फिर बेच रहा है तो जीएसटी के एम्बिट में आ जाएगा, ठीक है। यस, अदरवाइज सपोज अपन नॉर्मल रेसिडेंशियल है और मैं क्या कर रहा हूँ, जीएसटी अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मैंने खरीदा था और मैंने बेचा है, तो मेरे को जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। यस और नो, बराबर। याद तक कोई तकलीफ है? याद जो भी हम लोगों ने बोला ना कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यस, टैक्स सब्स्यूम इन जीएसटी यानी इंक्लूडेड इन जीएसटी। सर कौन कौन से टैक्स इंक्लूड हो गए जीएसटी में? दो लेवल के टैक्स थे, एक तो ऐसा टैक्स था जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, और एक ऐसे टैक्स थे जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, सीवीडी काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल सीवीडी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी ये सब चीज़ें क्या हो गई है, इंक्लूड हो गई है जीएसटी में। फिर स्टेट सरचार्ज एंड सेसेस, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ऑलरेडी हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ये सब इंक्लूड होकर कहाँ पे चले गए, जीएसटी में। एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, वैट और सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स और टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, तो ये सब टैक्स मिलके, यानी ये सब टैक्स, ये सब मिलके क्या बन गया अपना एक जीएसटी। यानी इन्होंने जीएसटी से क्या कर दिया, हाथ मिला लिया, ठीक है। यस, यानी पहले इतने सारे टैक्स लगते थे तो लोगों को प्रॉब्लम बहुत होती थी, भाई ये भरो, किसका इनपुट मिलेगा, सेट ऑफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। कभी कभार ये चक्कर में डबल टैक्सेशन भी हो जाता था, हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो चक्कर में क्या होता था कि सर सब टैक्स लगते थे, कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाते थे, तो सबको मिला के क्या कर दिया, अभी एक नया टैक्स लेके आ गए हम लोग, कौन सा, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। तो ये सब टैक्स क्या हो गया आपके, इंक्लूड हो गए, ये सुन लो। चलिए, ये आपका भी पढ़ा, उसका शॉर्ट फॉर्म आपको दिया हुआ है, कैसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला, बेनिफिट्स टू इकोनॉमी, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशन मार्केट, ठीक है। अभी सुनना सर, जीएसटी क्या हो गया, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, बराबर। तो वो केस में क्या हो गया कि सर अभी चीज़ें सब एकदम एक जैसी हो गई है, यानी आप राजस्थान में जाओ, आप महाराष्ट्र में जाओ, आपको सेम प्रोसेस मिलेगा, ठीक है। यस, तो उससे क्या होगा, मान लो जीएसटी एम्स टू मेक इंडिया कॉमन मार्केट विद कॉमन टैक्स रेट्स। नहीं तो हर जगह क्या होता है मालूम है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि महाराष्ट्र में बहुत सारे इकोनॉमी, आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक कैपिटल कौन है, महाराष्ट्र है, तो वहाँ पे सपोज रेट कम भी करेंगे ना वैट का, तो भी कोई तकलीफ नहीं होता था। एक्साइज ड्यूटी कम करो तकलीफ नहीं, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वैट कम करो तो बहुत सारे उनको बेनिफिट है, तो तकलीफ नहीं, क्योंकि पैसा बहुत है। तो अगर मैं यहाँ पे बेनिफिट रहेगा तो सब लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे, गुजरात में बेनिफिट, गुजरात में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो अभी उन्होंने क्या किया, सब कुछ हटा के रेट एकदम सेम कर लिया, यानी आप किधर भी जाओ, आप गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, आप मध्य प्रदेश, कहाँ पे भी चले जाओ, आपको सेम रेट मिलेगा और आपको सेम कॉमन चीज़ें वहाँ पे मिलने वाली है, तो आप किधर भी जा सकते हो। हाँ, इससे क्या होगा, इंडिया का इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हो जाएगा और इकोनॉमी इंप्रूव होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यस, चलिए, boost to make in India initiative. Yes, GST gives a major boost to the Make in India initiative to the government of India by making goods and services produced in India competitive in the national as well as international market. This will create India as a manufacturing hub, बराबर ना। Yes, इकोनॉमी इंप्रूव होगा, अपने पहला पॉइंट भी पढ़ा कि सर इकोनॉमी इंप्रूव होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बहुत सारे गुड्स क्या होंगे इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, कहाँ पे होंगे,
इंडिया में मैन्युफैक्चर, इकोनॉमी तभी इंप्रूव होता है। आप बाहर से परचेज करके इकोनॉमी इंप्रूव नहीं होता है। इकोनॉमी इंप्रूव तभी होता है जब इंडिया में गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो केस में इंडिया में क्या हो जाएगा सर, बेनिफिट मिलेगा। यस, और जब सब चीज़ें आपके कॉमन हो गई है तो आप फिर ट्रांजेक्शन करने में नहीं घबराओगे। आपको मालूम है कि मैं इधर से परचेज करेगा तो भी उतना ही देना है, वहाँ से परचेज करो तो भी मेरे को उतना ही पे करना है। तो आप क्या करोगे, पूरे इंडिया में ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, यस। एनहांस्ड इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यस। अभी सर क्या बोला है कि सब चीज़ें क्या हो गई है, कॉमन हो गई है। यस, तो उससे क्या होगा मालूम है, जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी सब चीज़ें एक जैसी हो गई है तो अभी कोई भी बंदा किसी भी जगह पे काम कर सकता है। अब पहले क्या होता है, महाराष्ट्र का बंदा गुजरात में काम नहीं कर सकता, तो वो केस में क्योंकि दोनों के लॉज अलग थे, दोनों के प्रोसेस अलग थे, दोनों को फाइल करने का तरीका अलग था। अभी क्या हो गया, सब चीज़ें क्या हो गई, सेम हो गई है। The subsuming of major central and state tax in GST complete the comprehensive setup of input tax of goods and services and phasing out of central sales tax reduce the cost of locally manufactured goods। अभी मैंने पहले बोला है कि पहले क्या होता था मालूम है, एक्साइज ड्यूटी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये मोबाइल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, ये मोबाइल क्या हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, पहले एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद में फिर जब आप उसको बेचोगे तो उसके ऊपर वैट भी लगता था, वैट लग गया। फिर अगर आप उसको वैट लगने के बाद मैंने खरीद लिया और मैं उसको बेच रहा हूँ कहाँ पे, महाराष्ट्र से बाहर बेच रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या लगता था, CST भी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो इतने सारे टैक्स लगते जिससे क्या था, वो प्राइस महंगा हो जाता था। यस, बट अभी सब कुछ हटा दिया, यानी ये मोबाइल पे भी खाली एक ही चीज़ लगेगा, वो कौन सा लगेगा, GST। क्या लगेगा, GST। यस, एक्साइज ड्यूटी भी मोबाइल पे नहीं लगेगा। तो वो केस में क्या होगा मालूम है, जो टैक्स रेट लग रहा था वो कम हो जाएगा, और वो कम होने से क्या होगा, अपने प्राइस भी लोकल गुड्स की क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और जब लोकल गुड्स की प्राइस कम होती है तो फिर अपनी कंपनियां, उनको शौक नहीं है कि वो महंगे में बेचेंगे, वो सस्ते में बेच देंगे। और जब सस्ते में बेच रहे लोग खरीदेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाला, और जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो एज वी ऑल नो कि एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ने ही वाला है। यस और नो, बराबर। चलिए, GDP इज इंक्रीज। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मोबाइल में बहुत सारे टैक्स लगते थे, अभी क्या मोबाइल पे एक ही टैक्स लगता है, तो चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड हो गई है इन GST। यस, चलिए, इजी टैक्स कंप्लायंसेस। यस, ये तो कुछ बोल दिया है, बाकी GST में अभी कोई इजी टैक्स कंप्लायंस नहीं है, तो इसको मैं बेनिफिट तो काउंट ही नहीं करता हूँ। बट सिंस लिखा हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि GST सब कुछ नॉर्मल एक ही टैक्स है, तो क्या होता है, कंप्यूट करने में अपने को प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ठीक है, यस। रिडक्शन इज कंप्लायमेंट कॉस्ट, अगेन बोलता है ये बेनिफिट है ही नहीं है, बराबर। GST जो भी काम कर रहा है उसको मालूम है कि काम कैसे कर रहा है। यस, उल्टा एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट बढ़ जाता है, आपका कंप्लायंसेस कॉस्ट बढ़ रहे हैं। हाँ, सब चीज़ें उन्होंने ऑनलाइन कर दी है, बट GST समझना अभी भी सबके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ठीक है, यस। अगर आपको कभी नहीं समझा, आप ट्विटर पे जाके कमेंट भी सबके देख सकते हो, हर एक टाइम पे आपको GST का कोई ना कोई कमेंट मिलेगा ही। ठीक है, यस। तो ये चीज़ें अभी खाली बेनिफिट बोला है, बट बेनिफिट इसको मैं दो चीज़ों को बोल ही नहीं सकता। कौन सा, ऑटोमेटेड प्रोसेस विद ग्रेटर यूज ऑफ IT। यस, कोई प्रोसेस नहीं है, अभी भी चीज़ें डिले हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, बट ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि सर GST ऑटोमेटेड प्रोसेस, वेरियस प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, सब कुछ एक जैसे हो गए, तो आप बिंदास फाइल करो। ठीक है, बट अभी भी बहुत सारी तकलीफ आ रही है, तो इसको मैं कभी बेनिफिट नहीं बोलता, बट आपके एग्जाम में आता तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, रिडक्शन इज कंप्लायमेंट कॉस्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है, कंप्लायंस और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। आपको 4-4 फॉर्म भरने पड़ते हैं, फिर फॉर्म के ड्यू डेट्स ये होते हैं, फॉर्म ये टाइप का, कभी कभार फॉर्म फिल भी नहीं हो पाता है, कभी कभार अपलोड नहीं होता है, कभी कभार GST का साइट जब आप दे देते हो तो बहुत सारी तकलीफें हो रही है। ठीक है, यस। एडवांटेज फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, बेनिफिट्स टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यस, सुनना ध्यान से। In GST has given more relief to the industry, trade and agriculture through a more comprehensive and wider coverage of input tax set-off and service tax set-off, subsuming of several central sales tax in the GST and phasing out of GST. The transparent and complete chain of set-offs which result in widening of tax base and better tax compliances also lead to lowering of tax burden and average delay in industry, trade and agriculture। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली उन्होंने। देखो, इतना मैं बोल सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हाँ
इससे कॉस्ट रिड्यूस होता है गुड्स का। कॉस्ट क्या होता है? रिड्यूस होता है गुड्स का, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे, 3-4 टैक्स आप लगाओ, तो अभी क्या होता है मानो वो 4 टैक्स की जगह पे एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी। तो जिससे क्या होगा, गुड्स का प्राइस कम हो रहा है तो लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, कम गुड्स लोग खरीदेंगे, तो वो केस में सब इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, ठीक है। यस, एग्रीकल्चर बोल दो आप, स्मॉल इंडस्ट्रीज बोल दो, सब लोगों को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। यस, मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कास्केडिंग। देखो मैं अभी जरा भी नहीं समझा सकता, इनपुट टैक्स जब हम पढ़ेंगे ना वहाँ पे मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि एग्जैक्ट पहले कास्केडिंग होता क्या था। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आपको इनपुट टैक्स पढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको कैसे सेटअप करते हैं वो पढ़ाना पड़ेगा। बस अभी के लिए आपको खाली याद रखना है, बट जब भी अपना इनपुट टैक्स चैप्टर हो जाएगा उसके बाद में आप वापस अगर ये वीडियो देख लेना, आपको ऑटोमेटिक एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस, इतना याद रखो कि जीएसटी आने से बहुत सारे डबल टैक्स जो लगते थे, डबल टैक्स लगता था, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट। वो अभी हट गया है, वो अभी क्या हो गया? हट गया, ठीक है। यानी अभी कोई भी कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, डबल टैक्सेशन नहीं है। यस, बट सर ये पढ़ेंगे कभी? पढ़ेंगे जब कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। कौन सा पढ़ेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तब तक मैं आपको अभी तक नहीं समझा सकता, ठीक है। उसके बाद में बेनिफिट फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, वापिस वो वही बातें बोलेगा, कॉस्ट कम हो गया, लोग खरीदेंगे, स्मॉल ट्रेडर्स बराबर, सब चीज़ें रिपीट है। और स्मॉल ट्रेडर्स को तो अपन ने क्या दिया? कंपोजिशन स्कीम का भी बेनिफिट दिया है। यानी आप छोटे लोग हो, आप क्या कीजिए, जो भी आपका टर्नओवर है, जो हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा था ना, सेम ऐसा कैसे यहाँ पे, तो उन्होंने वही बोला है कि आप ऐसा कीजिए कि जो भी, अगर आप छोटे लोग हो तो आप जो भी सेल्स है उस पर जितना परसेंटेज है उतना जीएसटी भर दो, कोई भी मेंटेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट है, प्राइस कम होता है तो लोकल गुड्स वालों के पास से भी हम लोग परचेज करते हैं, तो उनको भी बेनिफिट किधर न किधर होने वाला है, ठीक है। यस, चलो तो अभी हम जो पढ़ने वाले वो कौन सा? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ठीक है। जीएसटी के बेनिफिट हम लोगों ने देख लिए, जीएसटी के आपने कैसे इंडिया में जीएसटी किसने रिकमेंड किया था वो सब हम लोगों ने देख लिया। अभी सर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जो एक जीएसटी लाने के लिए अपने को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सुनना, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सर अपने पास एक आर्टिकल था, आर्टिकल 246। कौन सा था? 246। वो क्या बोलता है कि सर जो भी इंडिया में टैक्स आप लेवी कर रहे हो, लेवी टैक्स, उसका पूरा का पूरा अथॉरिटी, यानी टैक्स लेवी करने का अथॉरिटी किसको दिया है? 2 गवर्नमेंट को दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये किसने दिया? ये आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उन्होंने दे दिया कि भाई जो भी टैक्स रहेगा, टैक्स कौन बनाता है? पार्लियामेंट। अपने को मालूम है पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में क्या होगा? अप्रूव होगा, फिर एक्ट बनेगा, और वो एक्ट का जो भी टैक्स रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे? लेवी करते हैं इंडियंस पे, ठीक है। अभी कौन लेवी करेगा? तो वो पूरा राइट किसको दे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पूरा का पूरा राइट दे दिया कि यस आप लेवी कर सकते हो, ठीक है। किसके आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल नंबर 246। उसके बाद में आर्टिकल 265 हम लोगों ने पढ़ा था, ऑलरेडी हम लोगों ने उसको डिस्कस किया हुआ है। नो टैक्स कैन बी लेविड, नो टैक्स कैन बी लेविड until and unless authority is given by Constitution of India. Yes, no tax can be levied until and unless authority is given by Constitution of India. पूरे इंडिया में कोई भी हम लोग टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। यानी कौन चार्ज नहीं कर सकता? जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है। यानी जब भी वो चार्ज करेंगे एटलीस्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। 246 क्या बोलता है? पूरा अथॉरिटी किसको दिया है? सेंट्रल और स्टेट को दिया है, बट स्टिल 265 क्या बोलता है कि आपको एक बार परमिशन लेना पड़ेगा। यानी विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पूछे आप कोई भी टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 245। एक नया हम लोग पढ़ रहे हैं 245। वो क्या बोलता है कि सर जब भी पार्लियामेंट, अभी जब भी मैं वर्ड बोलता पार्लियामेंट मतलब आपका कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल। और उसका दूसरा नाम कौन सा? आपका यूनियन गवर्नमेंट। कौन सा नाम है आपका? यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है।
तो वो क्या बोलते हैं कि सर जो भी पार्लियामेंट है तो वो पूरे इंडिया में लॉ बना सकते हैं, पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट इंडिया के लिए लॉ बना सकती है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट, यस, वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही लॉ बनाएगी, या तो सर्टन पोर्शन ऑफ द स्टेट या फिर पर्टिकुलर स्टेट। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट है तो वो राजस्थान गवर्नमेंट राजस्थान के लिए ही एक्ट बना सकती है। अपन ने अथॉरिटी पूरा किसको दे दिया, सेंट्रल स्टेट को दे दिया, आप टैक्स चार्ज करो। बट एक बार मेरे से पूछो, बट आप पर्टिकुलरली अगर यूनियन गवर्नमेंट है तो वो इंडिया के लिए ही लॉ बनाएगी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी। ठीक है, यस और नो, बराबर, ये 245 बोलता है। ठीक है, अभी सुनना। तो सर किधर न किधर, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि अपने पास कितने बहुत सारे टैक्स थे, मैं आपको बोलता हूँ जैसे एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, उस पर पूरा राइट किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी उस पर जो भी एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपको बोलता हूँ वैट। वैट के ऊपर पूरा का पूरा रूल्स रेगुलेशन बनाने का अथॉरिटी किसके पास था, स्टेट गवर्नमेंट के पास था। ठीक है, फिर अगर मैं आपको बोलता सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स पे पूरा का पूरा एक्ट बनाने का राइट किसके पास था, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी जो अलग अलग टैक्स है उनका राइट डिवाइड किया होता है। जैसे मैं आगे बोलता हूँ, जैसे लॉटरी था, लॉटरी पे टैक्स ऑक्ट्रॉय हो गया, यस, फिर आपका एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब पे राइट किसका था, पर्टिकुलर स्टेट का था। लोकल टैक्स, लोकल बॉडी टैक्स, एलबीटी, ये किसका था, पर्टिकुलर स्टेट का था। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं आगे बात करता हूँ कस्टम ड्यूटी, कौन सा, कस्टम ड्यूटी, उस पर पूरा का पूरा राइट किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था। यस, तो किधर न किधर बहुत सारे ऐसे टैक्स थे, जैसे वैट पे पूरा रेवेन्यू किसके पास जाता था, स्टेट गवर्नमेंट के पास में। अभी इसके स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया, एक्साइज ड्यूटी पूरा का पूरा किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। अभी हम लोग क्या प्लान करेंगे, नहीं, सब कुछ हटा के हमको क्या करना है, वन नेशन वन टैक्स। कस्टम ड्यूटी अपना अलग पार्ट है, ये अभी भी अलग सेपरेट एक्ट है, बट इतना फिक्स है कि यहाँ पे सबको हटा के मेरे को क्या लेके आना था, जीएसटी, क्या लेके आना था, जीएसटी। तो किधर न किधर रेवेन्यू लॉस दोनों का हो रहा था। अगर एक्साइज ड्यूटी हट गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलेगा। एक्साइज ड्यूटी कुछ प्रोडक्ट पे है, बट मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे हट गया है। वैट हट गया है, कुछ प्रोडक्ट पे वैट भी है, बट अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अपन ने पढ़ा था अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो वहाँ पे वैट अभी भी लग रहा है, वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी अभी भी लग रही है, बट बहुत सारे मेजर प्रोडक्ट तो हट ही गए हैं। मोबाइल, कैल्शियम, जो भी आप प्रोडक्ट बोलते हो उनको छोड़ के, तो उस पर अभी भी क्या लग रहा है, अभी जीएसटी लग रहा है। तो लॉस दोनों के लिए था। यस, दोनों गवर्नमेंट को कितने कितने लॉस हो रहा था। यस, कि हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगा, एक्साइज ड्यूटी का मेरे को भी लॉस है और सर्विस टैक्स का मेरे को लॉस है। स्टेट क्या बोलेगा, मेरे को वैट का लॉस है और मेरे को दूसरे बाकी के छोटे छोटे टैक्स थे उनका भी मेरे को लॉस हो रहा है, वो अभी मेरे को नहीं मिलेंगे। यस, तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आते। क्या लेके आते हैं, नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्यों, क्योंकि पहले क्या था मालूम है, पहले हम एक्ट बनाएंगे, पार्लियामेंट एक्ट बनाता था, पार्लियामेंट एक्ट बनाने के बाद में पूरा अथॉरिटी लिस्ट उनको दे दिया था। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मालूम है 7th शेड्यूल में, 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246, 3 टाइप की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो वो लिस्ट बना दी गई है, वो एक्ट बना दिए गए हैं। एक्ट बनाने के बाद में पूरा का पूरा पावर किसको दे दिया, यूनियन में यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को और कॉन्करेंट में बोथ दी गवर्नमेंट को। बट अभी जीएसटी एक ऐसा था जिस पे लॉस दोनों को हो रहा है। यानी अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जीएसटी का पूरा पावर हम लोग सेंट्रल को दे देंगे, कि सेंट्रल को बोल देंगे जीएसटी तू जैसे चाहे वैसा बना ले, तो वो केस में स्टेट को गुस्सा आ जाएगा। महाराष्ट्र बोलेगा कि मेरे पास इतना रेवेन्यू था वैट का, अभी मेरे पास कुछ नहीं आएगा, पूरा का पूरा किसके पास जाएगा, सेंट्रल के पास जाएगा। तो वो केस में हम लोग अपना महाराष्ट्र रन कैसे करेंगे, बराबर। अगर पूरा का पूरा जीएसटी बनाने का मैं अथॉरिटी किसको दे दूं, पर्टिकुलर स्टेट को, स्टेट वाइज दे दूं, तो फिर तो काम वही हो गया वैट वाला। वैट में भी तो वही था, हर एक स्टेट अपने हिसाब से एक्ट बना रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बहुत सारे आ रहे थे। यस, कॉम्प्लेट बहुत सारे ऐसा बोल दो कि बहुत, एक बोलते ना डाइसी प्रोसीजर हो जाता था कि इसका अलग एक्ट है, राजस्थान का अलग एक्ट है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और पूरा का पूरा मैं किसको, स्टेट को नहीं दे सकता, पूरा का पूरा मैं सेंट्रल को भी नहीं दे सकता। अगर ऐसा हमने किया तो प्रॉब्लम होने वाली है।
क्योंकि महाराष्ट्र भी तो कभी ना कभी गुस्सा करेगा, आप पूरा का पूरा वैट पहले हमको मिलता था, अभी आप पूरा का पूरा जीएसटी एक्ट का पूरा डिपार्टमेंट किसको दे रहे हो, सेंट्रल को दे रहे हो, तो हमारे पास कुछ आएगा ही नहीं, तो हम लोग स्टेट रन कैसे करेंगे, आप हमको कहाँ से पैसा दोगे, हमारे पास रेवेन्यू वैट का ही था इंपॉर्टेंट, वो भी हमको नहीं मिल रहा है, तो हम लोग स्टेट कैसे रन करेंगे। तो ये प्रॉब्लम बहुत हो रही, तभी तो जीएसटी इतना डिले हो रहा था। 2000 से 2000 से जीएसटी रिकमेंडेशन दिया, 2004 से स्ट्रिक्टली बोला कि इम्प्लाइड करो, पी चिदम्बरम बोले कि चलो 2010 से आ जाएगा, बट धीरे धीरे डिले होकर कभी आया 1 अप्रैल 2017। और आने का नहीं आने का मेन रीज़न क्या था कि यही कि कभी न कभी स्टेट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो वो केस में कुछ न कुछ तो अपने को ढूंढना ही था कि यस ऐसा कुछ प्रोसीजर ढूंढिए जिससे क्या होगा, दोनों यानी स्टेट और सेंट्रल दोनों एकदम सेटिस्फाइड हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, नया आर्टिकल लेके आए, आर्टिकल 246A। यस, जहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, कोई भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, उस पे कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाएगी, ठीक है। और जो भी नॉर्मल आपका है तो स्टेट गवर्नमेंट भी एक्ट बनाएगी। 246A पर्टिकुलर जीएसटी के लिए आया है, किसके लिए आया है, जीएसटी के लिए, कि जो भी आपका इंटर स्टेट ट्रेड होता है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाएगी, जिसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं, आईजीएसटी एक्ट। कौन सा नाम दिया हम लोगों ने, आईजीएसटी एक्ट 2017। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए अपना कौन सा, एसजीएसटी एक्ट 2017। और यहाँ पे एक और एक्ट आता है, सीजीएसटी एक्ट 2017। यस, तो उन्होंने एक अलग से अमेंडमेंट लाना पड़ा, यानी एक ही चीज़ से काम नहीं चलेगा, आप पूरा का पूरा अथॉरिटी कभी हम सेंट्रल को नहीं दे सकते। तो वो अथॉरिटी यानी जो आप जीएसटी लेके आ रहे हो, इसमें दो जन का कंट्रीब्यूशन जा रहा है, कौन सा, स्टेट का और सेंट्रल का, दोनों का आप अथॉरिटी दीजिए। नहीं तो पहले क्या होता था, लॉ बन जाता था, फिर लॉ के बाद में टैक्स कैसे वसूल करना, वो अथॉरिटी किसको मिलता था, या तो सेंट्रल को या फिर स्टेट को, या फिर दोनों को मिलता था थ्रू आपके लिस्ट के हिसाब से, यूनियन, कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट। बट अभी क्या मालूम है, नहीं, अभी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग खाली टैक्स ले भी नहीं करेंगे, हमको भी कुछ चेंज करने का राइट दीजिए। ऐसा किसने बोला, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला। यस, यानी हम दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक्ट बनाएंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने रेस्पेक्टिव स्टेट में हम लोग क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो वो केस में उन्होंने कौन सा आर्टिकल लेके आगे, 246A लेके आगे, ठीक है। यस होंगे, बराबर। चलो, तो हम लोग यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं उसको। इंडिया हैज़ अ 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर्स। इंडिया 3 टायर है। फर्स्ट कौन, 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर। फर्स्ट आपका यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। सेकंड आपका स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपका आता है लोकल गवर्नमेंट। यस, यानी छोटे लोकल बॉडी टैक्स भी लगते थे। यस, तो 3 गवर्नमेंट के हिसाब से इंडिया चलता है, लेकिन मेजरली आप 2 ही बोलते हो। यस, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यस, द पावर टू लेवी टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। और ऑब्वियसली हम लोगों ने क्या किया, एक्ट बना दिए, फिर बोला कि भाई तू जा वसूल कर ले, सेंट्रल को बोला तू जा वसूल कर ले। जैसे इनकम टैक्स एक्ट टोटली किसका राइट है, ये एक्ट बनाया किसने, पार्लियामेंट ने। यानी पार्लियामेंट कोई भी एक्ट बना सकता है। अभी लेवी के लिए कौन ऑथोराइज है, वो हम लोग दे देंगे, स्टेट गवर्नमेंट और अपना सेंट्रल गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहां पे जो होगा वही पूरे इंडिया में होगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रीमेबल मतलब अपना एक पूरा शॉर्ट डिस्कशन, वी आर द, अपन देखा रहेगा बराबर ना, वी आर द इंडियंस, ऐसा ऐसा पूरा डाल देते हैं। यस, प्रीमेबल्स यानी वो अपने को बताते हैं यस कि ये बनाने का रीज़न क्या है। 25 पार्ट्स कंटेनिंग 448 आर्टिकल्स एंड 12 स्केड्यूल्स, बराबर ना। यस, जैसे अपना इनकम टैक्स में कैसे 14 स्केड्यूल्स थे, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में भी है। यानी आपको कुछ भी चीज़ ढूंढना है, हम लोगों ने स्केड्यूल्स के हिसाब से डिवाइड कर लिया, आप जाके ढूंढ लो। और टोटल कितने आर्टिकल है, 448 आर्टिकल है, ठीक है। यस, बराबर। अभी सुनना, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ते हैं। आर्टिकल 265 ऑलरेडी मैं डिस्कस किया, नो टैक्स कैन बी लेविड और चार्ज एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, बराबर ना। यस, तो ऑब्वियसली अपने को मालूम है, अगर आपको कोई भी टैक्स चार्ज करना है तो आपको लॉ यानी सुप्रीम लॉ का अथॉरिटी लेना ही पड़ेगा। आर्टिकल 245 अभी हमने पढ़ लिया। वो क्या बोल रहा है कि सर जो भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो पार्लियामेंट है वो पूरे इंडिया में एक्ट बना सकती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट वो पर्टिकुलर स्टेट में एक्ट बनाएगी, ठीक है। यस और नो। फिर आर्टिकल 246 वही कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अथॉरिटी दिया है, किसको दिया है, सेंट्रल और स्टेट को दिया है कि आप क्या कीजिए, टैक्स चार्ज कर दीजिए, बराबर। यस और नो। और ये अपनी कौन सी थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, बराबर। यस, उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, चलिए
ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी अपना एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी, तो आप एक बार देख लेना उसको। आर्टिकल 246A पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 246 एंड 254। 254 हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं थोड़ा सा आपको एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। 254 क्या बोलता है, कभी कभार कुछ ऐसे एक्ट आएंगे, जैसे वो पर्टिकुलर एक्ट, कोई भी एक्ट है, जैसे अपने पास दो लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो कभी कभार कुछ ऐसा एक्ट हो सकता है या ऐसा लाइन हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, जो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ और बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ और बोला, हो सकता है आप कोई भी इनकंसिस्टेंसी आपकी हो सकती है। तो वो केस में उन्होंने क्या बोला कि हमेशा सुप्रीमेसी किसका रहेगा, सुप्रीम पावर किसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पार्लियामेंट। यानी हमेशा पार्लियामेंट के पास पावर रहेगा कि जो भी अगर इनकंसिस्टेंसी आती है, जो भी इनकंसिस्टेंसी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के अंदर, कुछ भी लाइन भी इनकंसिस्टेंट हो सकती है, तो पर्टिकुलर लाइन वॉइड रहेगी और कौन एप्लीकेबल रहेगा, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी लाइन है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, यानी सुप्रीम पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ऐसा किसने बोला है, 254 ने। यस, उसके बाद में क्या लिखा है, एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 ऑफ द लेजिस्लेचर्स ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज बाय यूनियन और बाय सच स्टेट। यानी उन्होंने क्या बोला है, स्टेट के पास पावर है, आप क्या कर सकते हो, लॉ बना सकते हो। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर, अभी जब भी मैंने वर्ड पार्लियामेंट बोला मतलब कौन सा आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट है, has exclusive power to make laws with respect to goods and service tax where supply of goods or of service or both takes place in the course of interstate trade or commerce। यानी वो क्या बोलते हैं, देखो दोनों मिलके बना सकते हैं लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बट जब भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा, जब भी आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो वो केस में लॉ कौन बनाएगा, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ही बनाएगी। यानी महाराष्ट्र से गुजरात अगर मैं कोई भी गुड्स बेच रहा हूँ तो ये अपना इंट्रा है या इंटर है, ये अपना कौन सा है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो वो केस में हमेशा अथॉरिटी किसके पास रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। यानी अपने को कौन सा एक्ट देखना पड़ेगा, पर्टिकुलर IGST एक्ट 2017, बाकी के लिए दोनों मिलके बना सकते हैं, बट पर्टिकुलर इंटर स्टेट के लिए हमेशा अपने पास पावर किसको दिया है, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यस और नो, बराबर। ये आपका पूरा जो अपन ने ऊपर पढ़ा पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है, तो आप उसको देख सकते हो। और ये वो लोग हैं, ये वो गुड्स है जिस पे GST नोटिफाइड नहीं है। यस, यानी अभी तक किसी ने नहीं बोला है कि GST इन पे लगेगा, जब भी वो बोलेंगे वो टाइम पे GST लग जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। यस, जब ये बोलेंगे वो टाइम पे नोटिफाइड हो जाएगा। तो सर जिस पे GST नहीं उस पर क्या लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, आप वैट बोल दो, आप CST बोल दो, क्या बोल दो आप, CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, तो अभी भी वो लग रहा है, यानी एक्साइज ड्यूटी गया नहीं है, बट हाँ मेजर प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी अभी हट के क्या आ गया, GST। क्या आ गया, GST। ये सुनो, चलिए आर्टिकल 269A ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, वापस मैं यहाँ पे एक बार पढ़ा लेता हूँ। आर्टिकल 269A वो क्या बोलता है कि सर सपोज महाराष्ट्र वाले ने गुजरात वाले को क्या बेच दिया, गुड्स बेच दिया, महाराष्ट्र वाले ने गुजरात वाले को गुड्स बेच दिया, तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा है, सबको मालूम है ट्रांजैक्शन कौन सा आपका, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ये कौन सा आपका, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। यस और नो, ऑलरेडी हम लोगों ने अभी बातें की थी। तो उन्होंने क्या बोला है कि सर ये केस में दो लोग हैं, जो बेचारा महाराष्ट्र वाला गुड्स बना के भी बेच रहा है और गुजरात वाला क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और आपने क्या बोला है कि सर जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपका कौन सा बेस्ड है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। यस, यानी जहाँ पे गुड्स कंज्यूम हो रहा है, जहाँ पे गुड्स का डेस्टिनेशन है, वहाँ पे तुमको टैक्स पे करना है, वहाँ पे तुमको क्या करना है, टैक्स पे करना है। ठीक है, यस और नो, इतना अपने को मालूम है।
तो सर ये केस में तो महाराष्ट्र वाला तो लॉस सफर करेगा, महाराष्ट्र वाला ने पूरा प्रोड्यूस किया, बेचा कहाँ पे, गुजरात में, तो गुजरात वाला तो टैक्स कहाँ पे करेगा, गुजरात में पे करेगा। तो महाराष्ट्र वाला क्या बोलेगा, फिर मेरा प्रोड्यूस करने का मतलब क्या रहा जब मेरे को टैक्स ही नहीं मिल रहा है। एंड ये भी अपने को मालूम है कि चलो यार ये भी सही है, टैक्स नहीं मिल रहा है। तो वो केस में उन्होंने क्या बोला, चलो ठीक है। अभी देखना, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, एक्सक्लूसिव पावर in article 246A has been given to सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। यस, ये अपने को याद रखना, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, चलो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स हो रही है तो व्हाट वी विल डू, वी विल चार्ज IGST। हम लोग क्या चार्ज करेंगे, IGST, और फॉर पर्टिकुलर दिस वी हैड इंट्रोड्यूस्ड IGST एक्ट 2017। हम लोगों ने ऑलरेडी ये एक्ट इंट्रोड्यूस कर लिया है, ठीक है। यानी जब भी आपको लगता है कि महाराष्ट्र से गुजरात, या फिर आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हो, आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, आप एक बार IGST एक्ट देख लीजिए, ठीक है। अब भी ये जो IGST है, जो कोई भी पे करेगा वो पूरा का पूरा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। और फिर वो क्या करेगी, जो भी उनका डिस्कस हुआ रहेगा कि चलो गुजरात से यहाँ पे वो इतना परसेंटेज रहेगा, तो अपोर्शनमेंट कर दे, क्या कर देगी, अपोर्शनमेंट बिटवीन स्टेट्स। यस, तो उनको साथ में आर्टिकल 269A भी इंट्रोड्यूस करने में पड़ा कि इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स हम लोग क्या चार्ज करते हैं, IGST। वो IGST किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, और पूरा का पूरा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पास रख के फिर क्या करेगी, अपोर्शनमेंट कर लेगी बिटवीन आपका स्टेट, यस और नो, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही मिलेगा, आप एक बार उसको पढ़ भी सकते हो, यूनियन एंड द स्टेट, उनके बीच में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी, ठीक है। चलो उसके बाद में आते हैं, जो भी आर्टिकल्स 366 किसकी बात करेगा, ऑलवेज डेफिनेशंस की। यानी आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई डेफिनेशन ढूंढना, आप कहाँ पे ढूंढोगे, 366 में ढूंढ लोगे, ठीक है, यस और नो। कोई मत, आप एक बार देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे हम लोग इसको पढ़ने वाले, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं आर्टिकल 279A। GST काउंसिल कमेटी, GST काउंसिल कमेटी, सुनना यहाँ पे, ये क्या होता है सर। अभी अपने को मालूम है कि पहले वैट था, तो वैट में पूरा का पूरा किसके पास था, स्टेट के पास था, तो स्टेट को कभी किसी से परमिशन लेनी नहीं पड़ती थी। फिर अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में कभी स्टेट को बिठाया नहीं जाता कि आप आइए देखिए, बराबर ना, या जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, पार्लियामेंट्स देख लेती है अपना कौन सा, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। बट अभी सर ये अपना नया टॉपिक कौन सा है, GST है, कौन सा अपना, GST। और सर अपने को मालूम है कि GST तो सर 2 लोग मिलके संभाल रहे हैं 246A में। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाता है, स्टेट भी लॉ बनाता है। यस, हाँ, अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर किसका दिया है, IGST, यानी IGST में कभी स्टेट लॉ नहीं बनाएगा, बाकी दोनों मिलके बनाते हैं। तो इसके लिए सर इनको मीटिंग भी तो करना पड़ेगा। यस, इनको मीटिंग करना पड़ेगा, रेगुलर चेंज देखने पड़ेंगे, कुछ डिस्क्रिपेंसी है वो देखना पड़ेगा, डिस्प्यूट्स है वो रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो वो केस में उन्होंने क्या बोला है कि हमको क्या बनाना पड़ेगा, GST काउंसिल कमेटी। यस, ये कमेटी कौन फॉर्म करता है सर, ये कमेटी आपके फॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट महोदय। कौन फॉर्म करते हैं, प्रेसिडेंट महोदय, ठीक है। यस, सुनना, तो यहाँ पे याद रखना कमेटी कौन बनाते हैं, प्रेसिडेंट। यस, फिर ये कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और आपके राइट नाउ कौन है, निर्मला जी सीतारमन, तो वो क्या होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, इनके चेयरपर्सन GST काउंसिल कमेटी के। फिर उसके बाद में मेंबर्स कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स।
और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने मेंबर्स अपॉइंट करती है, ठीक है, एक्सपर्ट हो गए, और दूसरे को एक्सपर्ट भी रहेंगे, वो भी जीएसटी काउंसिल कमेटी के मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स मेंबर वो भी वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में सर इनका मेन काम क्या होता है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं मेन वर्क, कोई भी अमेंडमेंट लेके आओ, कोई भी क्या लेके आओ, अमेंडमेंट, चेंज लेके आओ, कोई भी न्यू रूल्स आप पास कर सकते हो, कोई भी डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व करो, बराबर, कोई भी टैक्स से रिलेटेड मैटर्स है, जैसे टैक्स रेट इंक्रीज करना है डिक्रीज करना आप वो कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करें, यानी अकेला सेंट्रल डिसीजन नहीं लेता है, अकेला सेंट्रल ऐसा नहीं बोलेगा चलो मैं पूरा संभाल लेता हूँ, वो नहीं है, अकेला स्टेट नहीं बोलेगा, दोनों को मिलके वहाँ पे आना पड़ेगा और वहाँ पे आने के बाद में उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर पे जीएसटी कितना चार्ज होगा, सपोज चार्ज हो रहा है 12%, इसको बढ़ाना है 18% करना है, तो अकेला स्टेट कभी नहीं बोलेगा चलो आज से महाराष्ट्र में जीएसटी 18%, नहीं, आपको जीएसटी काउंसिल कमेटी में ये प्रपोजल रखना पड़ेगा कि देखो कैलसी ऐसा ऐसा है, ये सब हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये सब प्रपोजल रखा है, जो प्रपोजल आपने रखा है उसको, या फेवर आप बोल दो प्रपोजल को, लोग क्या करेंगे एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर ग्रेटर देन 75% वोट प्रेजेंट मेंबर, यानी जो आपकी मीटिंग में प्रेजेंट है वो आगे फेवर में, क्या पे आते हैं फेवर में आगे, तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, पास, बराबर, यस। यानी वो क्या बोलते हैं 75% वोट प्रेजेंट मेंबर जो मीटिंग में प्रेजेंट है उनके आ जाते हैं तो वो तो क्या हो जाएगा, पास। बट अगर लेस देन 75% आ गए तो वो क्या हो जाएगा, फेवर प्रपोजल आपका फेल हो जाएगा, यानी वो फिर बोल देंगे भाई कोई 18 करने की जरूरत नहीं है, 12 में हम लोग क्या सेटिस्फाइड है, यस और नो। बट जो आपके फेवर में आए ना उसमें से भी एटलीस्ट, यानी एटलीस्ट मिनिमम 1/3 किसके होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स के होने चाहिए। यानी जो वोट ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए, स्टेट के बैठे, तो टोटल आपका जो वोट पावर है उसमें से 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और 2/3 किसका, सब स्टेट का मिला के फेवर में होना चाहिए, तब भी आपका ये 12 से 18% वाला प्रपोजल पास हो सकता है, यस और नो, बराबर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि ये कमेटी मीटिंग है, 100 लोग बैठे थे, 100 में से 80 नहीं लेते हम लोग, 90% लोगों ने क्या बोला, यस, कि हाँ कैलकुलेटर पे रेट 12 से 18 होना चाहिए, यस, ठीक है। अभी 90% यानी 90 लोगों ने फेवर में बोला, यानी 75 से ज़्यादा है तो ये एक्ट पास। पर ये 90 में से 1/3 यानी 30 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर वाले होने चाहिए और बाकी के 60 किसने होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के फेवर वाले होने चाहिए, यानी एटलीस्ट ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा हो सकता है बट इतना आपको ये पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के फेवर से आपको मिलना चाहिए। यानी 30 लोग जो हाँ बोलने वाले, एटलीस्ट 30 लोग स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, यस नो, तभी आपको एक्ट क्या होगा, पास हो जाएगा, यस नो। तो ये आपका क्या है, जीएसटी काउंसिल कमेटी है। पूरा आप पढ़ोगे आपको सेम ही मिलने वाला है, यस। तो ये हिसाब से आपका कौन सा खत्म हो जाता है, जीएसटी का इंट्रोडक्शन। और जो हम लोगों ने बोला है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, पर हर एक चैप्टर आपका छोटा सा है बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था, जीएसटी का चैप्टर नंबर 1, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एन जीएसटी, यस। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ नए चैप्टर के साथ में। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन चैप्टर। तो आप ये क्या कीजिए, पूरा एक बार पढ़ लीजिए और फटाफट इसको रिवाइज कीजिए। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो या तो आपको 269 ए पे पूछ सकते हैं, 269 ए पे, या फिर 279 ए इंटरस्टेट वाला, या फिर जीएसटी काउंसिल कमेटी। और बाकी जो भी लिखा है ना हम सब लोग आगे पढ़ने वाले हैं, यस। तो यहाँ पे खाली एक बार अपने को रीड करना है और बाकी जो भी है हम लोग पढ़ लेंगे। अगेन एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से टैक्स सब्स्यूम हो गए हैं अंडर जीएसटी, यस। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से। और अगर आपको थ्योरी में देखना है तो बेनिफिट ऑफ जीएसटी, यस। बाकी सब आपको आगे मिलने वाला है, ठीक है। चलो